हेलो 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 हेलो। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल डूइंग फाइन। सो आप लोग ने थंबनेल देखकर पता लगा ही लिया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मुन्ना क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का ये इंट्रोडक्शन क्लास होगा, यानी परिचय का क्लास होगा। परिचय का क्लास क्या होता है सर? परिचय का क्लास कहने का मतलब कि इसमें हम लोग कुछ फॉर्मूलाज वगैरह देखेंगे, जो भी आगे फॉर्मूलाज यूज होगा क्वेश्चन को सोल्व करने में, वो सारे फॉर्मूलाज यानी सूत्र को देखेंगे। और कुछ ऐसे शब्दावली यानी कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमें क्वेश्चन को करते समय बाधा डालते हैं, उन्हीं टर्म्स को, उन्हीं शब्दावली को इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। ठीक है, कि हमें क्वेश्चन को सोल्व करते समय कोई मुश्किल या कोई कठिनाई का सामना करना ना पड़े। इस लेक्चर में यानी इस परिचय के क्लास में हम क्या क्या देखेंगे? तो इस परिचय के क्लास में हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं, जो चैप्टर का नाम है हमारा, वो होती क्या है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है सर? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये क्या होता है? या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो इन सभी चीजों को बताएगा रे तेरा भाई गौरव। तो आ चल वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे मुन्ना कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है, यानी रियल नंबर्स होती क्या है। तो इनसे पहले थोड़ा सा और फ्लैशबैक में चलते हैं, उन सारी संख्याओं को थोड़ा जानते चलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम वास्तविक संख्याओं को नहीं समझ सकते हैं। इससे पहले भी और छोटे छोटे मतलब इनसे पहले भी और संख्याएं हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि प्राकृत संख्या, ये क्लास 5th में ही हमें पढ़ना है। जैसे कि पूर्ण संख्या, ये हमें क्लास 6 में पढ़नी है। जैसे कि पूर्णांक, ये हमें क्लास 7th के चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ना है। जैसे कि परिमेय संख्या, क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ना है। तो इन सभी संख्याओं को एक बार दोहरान कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे वास्तविक संख्याओं को जानेंगे बढ़िया तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मीन्स वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं होती क्या है। और ये जो क्लास है मुन्ना, ये हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन का, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्लास क्या है? इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुन्ना, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये अंक होती क्या है। आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी एक बार जान लेते हैं। अंक, अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। कुल अंकों की जो संख्या होता है ना मुन्ना, वो होता है 10। कुल अंकों की संख्या कितना होता है? 10। जीरो से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 9 तक ये सारे के सारे अंक हैं यानी डिजिट हैं। और इन्हीं अंकों की सहायता से, इन्हीं डिजिट की सहायता से हम नंबर्स बनाते हैं, यानी संख्याओं को बनाते हैं या संख्याएं बनते हैं। तो थोड़ा सा संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। संख्याएं, संख्याएं, संख्याएं इसको बोलते हैं नंबर्स। संख्याएं मीन्स नंबर्स। तो ये संख्याएं क्या होती है सर? ये जो संख्याएं हैं ना, वो इन्हीं अंकों के मेल से, योग से क्या होते हैं? बनते हैं। तो संख्याएं अंकों के मेल से बनते हैं। संख्याएं जो है वो किनके मेल से बनते हैं? अंकों के मेल से बनते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 7526। अब देखो 7526 में कुल कितने अंक है? 1 2 3 4। और ये 4 अंकों से मिलकर बनी, ये 4 अंकों से मिलकर बनी हुई है। और इसी को बोलते हैं संख्याएं। संख्याएं क्या होती है? तो संख्याएं अंकों के मेल से बनते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 6 2
5, 7 ये सारे के सारे अंक हैं और इन अंकों के मिलने से या जुड़ने से ही क्या बना है, नंबर्स यानी संख्याएं बनी हुई है। जैसे कि 9, 3, 4, 5 या 6 यानी 93,456, 93,456 ये जो है संख्या है। जैसे कि हमने लिया 9, तो क्या सर 9 भी खाली संख्या बोल सकते हैं इसको? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। ये आपका अंक भी है और संख्या भी है, लेकिन ये पूरा आपका क्या है, संख्या है। ये आपका पूरा संख्या है, इसको अंक नहीं बोलेंगे। लेकिन जो 9 है इसको आप अंक भी बोल सकते हैं और ये संख्याएं भी है। तो ये दोनों चीजें हैं, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नंबर्स के बारे में, यानी संख्याओं को थोड़ा जान लेते हैं। संख्याएं, पहला जो संख्या होता है मुन्ना वो होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, इसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या भी। प्राकृतिक कह लीजिए या प्राकृत कह लीजिए या प्राकृतिक कह लीजिए, बात क्या है बराबर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मुन्ना नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स दैट मीन्स प्राकृत संख्या। देखिए यहाँ पे प्राकृत संख्याओं के हम डिफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, ये बोर्ड पे बिल्कुल हम लिख ला के रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे चल रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले। तो प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, ये क्या होता है सर? तो वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाती है, वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्राकृत संख्याएं या तो नेचुरल नंबर्स। आप इसको ऐसे ही बात कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कही जाती है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मीन्स अनंत तक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछेगा तो 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछेगा तो अपरिभाषित या अनंत। इसको बोलते हैं अनंत, यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा ये हमको मालूम है नहीं, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। और जब खत्म ही नहीं हो रहा है तो हम बता कैसे सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या बोलिएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित मीन्स जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं अपरिभाषित यानी अनंत। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर पे हमारा आता है जी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं या पूर्ण संख्याएं को हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स। ये होल नंबर्स क्या होता है सर? कुछ नहीं, बस ये जो प्राकृत संख्या आप देख रहे हैं ना, इसमें केवल 0 को शामिल करने पर जो संख्याओं का समूह बनेगा ना नया, उसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्याएं, दैट मीन्स होल नंबर्स। ये पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स होता क्या है? तो लिखिए, बोलिएगा कि प्राकृत संख्या के समूह में, ये प्राकृत संख्या था 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो ये प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल करने पर जो संख्याओं का समूह हमें प्राप्त होता है उसे ही हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। देखिए समझिए, बिल्कुल आसान है परिभाषा का डिफिनेशन। बोल रहा है कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? तो प्राकृत संख्या के जो समूह था ना, ग्रुप्स जो था ना, उसमें 0 को शामिल करने पर जो हमें संख्याओं का समूह प्राप्त होता है उसे ही बोलेंगे पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो और कहां तक जाए? अनंत तक, उसे बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है तो अपरिभाषित, है कि नहीं? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है अनंत या तो अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब ऐसे पूछा इसमें क्वेश्चन मुन्ना कि क्या सभी के सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? ये जो सभी के सभी नेचुरल नंबर्स जो हैं क्या वो होल नंबर्स होंगे? बिल्कुल होंगे। कैसे? क्योंकि देखिए प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से, और इसमें क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे के सारे संख्याएं क्या इसमें नहीं मिल रहा है? बिल्कुल भी रहा है। देखो 1 के 1, 2 के 2, 3, 4, 5, 6 आगे 7, 8, 9, 10 मिलता जाएगा ना ऐसे। तो सभी के सभी प्राकृत संख्याएं इस पूर्ण संख्याओं के ग्रुप में मिल रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि सभी के सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे। सभी के सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि सभी के सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर मिल रहे हैं इसीलिए। लेकिन इसका विपरीत पूछे, उल्टा पूछे, जैसे कि बोलेगा कि सभी के सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृत संख्या होगी? तो देख लीजिए
पूर्ण संख्या में जीरो है, क्या आपको जीरो कहीं यहां दिखा? नहीं, तो सभी के सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होगी। समझ में आया मुन्ना इतना? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, अब क्या आते हैं? थर्ड। थर्ड होता है हमारा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं मीन्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग इंटीजर नंबर्स। इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर्स नंबर्स क्या होता है सर? तो कुछ नहीं, पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्या क्या था? 0, 1, 2, 3 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। यह पूर्ण संख्या था। पूर्ण संख्याओं के समूह में यानी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक संख्याएं यानी माइनस वाली संख्याएं शामिल करने पर जो हमें संख्याओं का समूह प्राप्त होता है, जो हमें मिलता है, उसे ही क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं। एक बार फिर से, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है मुन्ना? पूर्ण संख्याओं के समूह में, ये पूर्ण संख्याओं के समूह था, पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याएं शामिल करने पर जो हमें संख्याओं का समूह प्राप्त होता है, उन संख्याओं के समूह को क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्याएं। दैट मीन्स इंटीजर नंबर्स। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? देखिए फिर से एक बार समझिए। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, परिभाषा कभी भी एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप किसी को अगर बताना होगा तो एग्जाम परिभाषा ऐसे याद कर लीजिए कि वैसी संख्याओं का समूह, वैसी संख्याओं का समूह जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हो, धनात्मक संख्याएं भी हो और शून्य भी शामिल हो, उस संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। बात खत्म। देखिए पूर्णांक संख्याएं मुन्ना 3 तरह के होते हैं। पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स नंबर्स 3 तरह के होते हैं, यानी इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है आपका नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है मुन्ना। ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट हमारा होता है टाइप, दूसरा जो टाइप है हमारा वो होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो हमारा थर्ड होता है वो होता है जीरो इंटीजर, यानी इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक या तो उदासीन पूर्णांक। इसको आप शून्य पूर्णांक कह लीजिए या तो फिर उदासीन पूर्णांक कह लीजिए, बात क्या है? बराबर। शून्य पूर्णांक या तो उदासीन पूर्णांक, बात क्या है? बराबर। शून्य पूर्णांक यानी इसको बोलते हैं जीरोज इंटीजर, ठीक है, जीरो इंटीजर। समझ में आया कि नहीं आया मुन्ना? देखिए पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? वैसी संख्याओं का समूह जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हो, धनात्मक संख्याएं भी हो और शून्य भी शामिल हो, उन संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि पूर्णांक संख्याएं 3 तरह की होती है मुन्ना। पहला ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक और तीसरा शून्य पूर्णांक। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और पूछेगा आपसे कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक बताओ। सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? तो देखिए तो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक इसमें क्या हो जाएगा? अनंत, क्योंकि माइनस में अगर संख्याएं जितनी बड़ी होती है उतना छोटा होता है ना। जैसे बोले कि आपसे कोई पूछा कि माइनस के 1 बड़ा है कि माइनस के 3, तो आप क्या बोलिएगा कि माइनस के 1 बड़ा है। आ रहा समझ नहीं आ रहा है? माइनस के 3 छोटा है ना। आपसे कोई पूछा कि माइनस के 10 बड़ा है कि माइनस के 3, तो क्या बोलिएगा? माइनस के 3 बड़ा है। यानी माइनस वाली जितनी संख्याएं बड़ी होती है उतना ही छोटा होता है ना। तो अभी कहाँ तक जाएगा संख्याएं माइनस में हमको पता है नहीं, यानी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा? अपरिभाषित यानी अनंत। और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्याएं कहाँ तक जाएगा प्लस में हमको मालूम है नहीं, तो क्या हो जाएगा? अनंत। यानी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएंगे? अनंत। समझ में आया कि नहीं आया मुन्ना? दूसरा बात इसी में
कि पूछेगा आपसे एमसीक्यूज में कि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बता दो। ऋणात्मक मतलब माइनस वाली संख्या है, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है? माइनस का एक, क्योंकि माइनस में सबसे जो बड़ी संख्याएं होती है ना मुन्ना, वो होता है माइनस का एक। आ समझ में? और सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या पूछेगा तो एक, प्लस का एक सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या है। धनात्मक मीन्स प्लस वाली, देखो ना प्लस वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? एक। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या पूछेगा तो माइनस का एक, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या पूछेगा तो प्लस का एक। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं मुन्ना, जो चौथा जो हमारा टाइप है संख्याओं का, वो है सम संख्या, कह लीजिए इसको सम संख्या। अब सम संख्याएं क्या होती है, ये सबको बचपन से ही मालूम होता है, छोटे छोटे बच्चों को मालूम होता है, यानी इसको बोलते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं क्या होता है मुन्ना? वैसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वैसी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी कट जाए, उसे बोलते हैं हम लोग सम, उसे बोलते हैं हम लोग सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होता है मुन्ना? वैसी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी कट जाए, उसे बोलते हैं सम संख्याएं। जैसे जैसे एग्जांपल समझिए इसका, देखिए जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये जो सभी संख्याएं हम लिखे ना मुन्ना, ये सारे के सारे सम संख्या। क्यों सम संख्या सर? क्योंकि जब इसमें 2 से भाग दीजिएगा ना, तो ये सभी की सभी संख्याएं 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब भाग दे के देख लीजिए, इसमें जैसे 6 ले लो, तो 2 का पहाड़ा में 6 नहीं आता है, आता है, बिल्कुल कट जाएगा 3 बार में, है कि नहीं? इसीलिए इनको बोलेंगे हम सम संख्याएं। ये बिल्कुल छोटी सी संख्याएं और सबको मालूम होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं पांचवा, वो है आपका विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होता है मुन्ना? तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी ना कटे, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं मीन्स ऑड नंबर्स। जैसे यहीं पे लिख देते हैं, चलो इसको नीचे लिख देते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक, है कि नहीं? क्यों सर? क्योंकि इन सभी संख्याओं में यदि आप 2 से भाग देंगे ना, तो ये पूरी जो संख्याएं हैं वो पूरी पूरी विभाजित नहीं हो पाएगी। जैसे कि भाग दे के भी दिखाएं, देखिए अब जैसे हमने लिया यहाँ पे 7 लिया था कि नहीं लिया था? अब इसमें 2 से भाग लगाओ, 2 तिया 6, घट क्या आएगा? 1। तो क्या ये जो 7 था ये 2 से पूरा पूरा कटा? नहीं, क्योंकि सर इसमें जो रिमाइंडर है ना, बिल्कुल कितना बच गया? 1 बच गया, है कि नहीं? इसीलिए इसको हम बोलेंगे विषम संख्याएं। वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, तो देखो ये 2 से पूरा पूरा कटा, 7 है, बिल्कुल नहीं कटा, क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना बच गया? 1। इसीलिए इनको हम बोलेंगे विषम संख्याएं। अब आपसे पूछेगा मुन्ना कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? तो देखो ना, सबसे छोटा क्या है इसमें? 2। 2 से भी छोटी संख्याएं हैं, जैसे कि आपका क्या है? 1। तो क्या 1 जो है वो 2 से पूरा पूरा कटता है? नहीं, इसलिए इसको हम सम संख्या नहीं बोलेंगे, ये विषम संख्या है आपका। 2, हाँ 2 बिल्कुल सम संख्या है, क्योंकि 2 से पूरा जो 2 है वो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो सबसे छोटी सम संख्या पूछेगा मुन्ना तो 2, सबसे बड़ी सम संख्या तो इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। सबसे छोटी विषम संख्या पूछेगा तो मुन्ना 1, सबसे बड़ी विषम संख्या पूछेगा तो अपरिभाषित। समझ में आया? आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है छठवा। छठवा बोल रहा है मुन्ना, छठवा जो हमारा संख्या है वो है अभाज्य संख्या। ये प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं क्या होती है? तो वैसी संख्या या वैसी संख्याएं जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी से भी ना कटे। फिर से सुनिएगा, वैसी संख्याएं जो 1 से कटे और अपने आप से कटे यानी स्वयं से कटे और किसी से ना कटे, उसे ही क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे कि एग्जांपल से देखिए, जैसे कि आपका हो गया 2, आपका हो गया 3, 5, 7, 11 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये आपके सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं मुन्ना। क्यों इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं सर? इसलिए इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं
क्योंकि जो 2 है वो किसी अन्य संख्या से नहीं करता है, केवल 1 और खुद से करता है। ये जो आपका 3 है वो केवल 1 और 3 से करता है और किसी अन्य संख्या से नहीं करता है। ये जो आपका 11 है वो केवल 1 से करता है और 11 से, और किसी भी संख्या से नहीं करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। समझ में आया? दूसरा डिफिनेशन ऐसा मुन्ना है, दूसरा डिफिनेशन इसका सुनिएगा। तो वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड, वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड केवल 2 हो। गुणनखंड मीन्स फैक्टर। फैक्टर क्या होता है सर? अगर आपको फैक्टर नहीं मालूम होगा तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इसको फैक्टर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा 7, अब हम बोलेंगे कि 7 का तुम फैक्टर बता दो, यानी 7 का गुणनखंड बताओ। 7 का गुणनखंड क्या होता है? तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 7 को काट देगी पूरी पूरी तरीके से एकदम? तो बिल्कुल 1 और 7। इन दो संख्याओं के अलावा और कोई ऐसी संख्याएं नहीं है जो 7 को पूर्णतः विभाजित कर देगी, यानी पूरी पूरी काट देगी, नहीं ना है? तो इसीलिए इन दोनों संख्याओं को ही बोलेंगे कि यह 7 का गुणनखंड है। एक और समझते हैं। जैसे हमने बोला मुन्ना कि 6 का फैक्टर बता दो। 6 का फैक्टर, माफ कीजिएगा 16 लिखा हुआ है, 16 के फैक्टर बताओ, यानी 16 के गुणनखंड बताओ। तो 16 को देखो तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 16 को पूर्णतः विभाजित कर देगी? तो देखो, एक तो हो गया आपका 1, एक हो गया 2, एक हो गया 4, और एक हो गया 8, और एक हो गया 16। ये 5 संख्याएं हैं मुन्ना, ये 5 संख्याएं हैं जो 16 को विभाजित करेगी, और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इस 16 को विभाजित करेगी, नहीं ना ऐसी कोई संख्या। केवल 1, 2, 4, 8 और 16 है, और इन्हीं संख्याओं को हम कहेंगे कि 16 का गुणनखंड है ये। क्यों सर? क्योंकि 2, 4, 8, 16 या तो 1, ये सारी संख्याएं 16 को पूरी तरीके से काट देगी, इसीलिए 1, 2, 4, 8 और 16 को गुणनखंड कहेंगे। किसका? 16 का। समझ में आया गुणनखंड क्या होता है सर? गुणनखंड यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, यानी वो ऐसी कोई भी संख्याएं जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी काट दे, उसे ही उसका गुणनखंड कहेंगे। और गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, फिक्स होता है। जैसे देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 16 के गुणनखंड मुन्ना 5 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। 16 के गुणनखंडों की संख्या एकदम फिक्स है, निश्चित है, तय है कि 5 ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। समझ में आया? तो देखिए समझिए, हम लोग समझ रहे थे अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है? तो वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड केवल 2 हो। अब करके देखो तुम, जैसे हमने लिखा था हमें 5, अब 5 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 5 का गुणनखंड, गुणनखंड मीन्स फैक्टर, यानी कौन कौन सी ऐसी संख्याएं जो 5 को काट देगा? तो एक 1 है और एक 5, ये दो संख्याएं 5 को काट देगी, तो ये दोनों संख्याएं क्या कहलाएगा? इसका गुणनखंड। तो केवल संख्या 1, 2, यानी इससे केवल 2 गुणनखंड है। तो ऐसी संख्याएं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे बोलते हैं हम क्या जी? अभाज्य संख्याएं। समझ में आया? दो डिफिनेशन है मुन्ना, तू कोई सा याद कर ले, ठीक है? और ये सारे डिफिनेशन अभी जो बोल रहे हैं ना हम, वो सारे चीजें बिल्कुल एकदम लिखा हुआ है। एक बार और दिखा देते हैं, देख लो यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो आप फिक्र मत करो, ये सारे चीजें बिल्कुल एकदम सिस्टमैटिक ढंग से लिखा हुआ है आपके लिए। लास्ट में उसको पढ़ोस देंगे, बस आप खा लीजिएगा उसको, ठीक है? देखो अब हमारा नेक्स्ट आता है मुन्ना सातवां जो हमारा संख्या का प्रकार है। चलो सातवां यहाँ लिख देते हैं, टेंशन मत लेना, ये रफ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे संख्याओं आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है? लास्ट में हमने अभी 6 तक बताया मुन्ना। सातवां आपका है भाज्य संख्या, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं इसको बोलते हैं मुन्ना कंपोजिट नंबर्स। इसको बोलते हैं मुन्ना कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं क्या होती है? बस इसका उल्टा मुन्ना। देखो हम इसमें क्या बोल रहे थे भाज्य संख्या में? तो वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड केवल कितना हो? 2। इसमें हम क्या बोलेंगे? वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, उसे बोलेंगे भाज्य संख्याएं। या तो फिर दूसरा डिफरेंस क्या बोल रहे थे हम लोग कि वैसी संख्याएं जो 1 से कटे और खुद से कटे और किसी से ना कटे, उसे तो बोलते हैं भाज्य संख्या, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। लेकिन वैसी संख्याएं जो 1 से भी कटे, खुद से भी कटे यानी स्वयं से भी कटे, और किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। दोनों में से कोई डिफिनेशन आप याद कर लीजिए, ठीक है? याद करना जरूरी नहीं है मुन्ना, बस आपको समझना है संख्याओं को। ये तो समझाने का तरीका है कि दो डिफिनेशन हमको बता रहे हैं, ठीक है? भाज्य संख्या क्या होता है मुन्ना?
तो वैसी संख्याएं जो एक से कटे, अपने आप से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, 2 नहीं 2 से ज्यादा, 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, जैसे कि हमने लिखा 4 6 8 9 10 12 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। देखो ये सारे संख्याएं जो है ना मुन्ना, ये सभी के सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। क्यों सर? क्योंकि ये सभी संख्याओं जो है ना वो एक से कट रही है, अपने आप से भी कट रही है और किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है। जैसे कि तुम छोटी संख्या लो, उठा लो 4, अभी जो 4 है मुन्ना, मान लो कि 6, जो 6 है वो एक से भी कटता है, खुद से भी कटता है 6 से भी, और एक और संख्या है 2 और एक और संख्या है 3, इन 4 संख्याओं से कटता है जी मुन्ना ये 6, इसीलिए हम बोलेंगे इसको भाज्य संख्या। वैसी संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, तो देखो अन्य संख्या नहीं है 2 और 3, उसी को बोलेंगे भाज्य संख्या। तो सारे के सारे आपके भाज्य संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर्स है। समझ में आया? और नहीं तो ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो। तो देखो हमने लिखा 6, और 6 के कितने गुणनखंड है, यानी गुणनखंड क्या होता है अभी हम आपको बताएं कि वैसी संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट दे, जैसे कि 1 2 3 6, ये 4 संख्याएं हैं जो इस 6 को पूरा पूरा काट देगा, इसलिए ये चारों संख्या इसका गुणनखंड हो गया। तो 1 2 3 4, यानी 6 के कुल 4 गुणनखंड है, यानी 2 से ज्यादा है ना, तो इसीलिए इस 6 को बोलेंगे भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर्स। समझ में आया? अच्छा एक चीज बताना पे भूल गए मुन्ना, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, ये है, साथ ही साथ समअभाज्य संख्या आपसे पूछेगा ना तो क्या हो जाएगा 2 ही। समअभाज्य निम्नलिखित में से समअभाज्य संख्याएं हैं, आपको दे देगा 2 4 3 5, तो क्या मानिएगा 2, क्योंकि सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए, समअभाज्य। तो 2 आपका सम भी है और यह भाज्य संख्या भी है कि नहीं? देखिए 4 आपका सम है लेकिन 4 आपका भाज्य है नहीं, ये तो भाज्य संख्या है। तो समअभाज्य संख्या बोला, समअभाज्य यानी सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए, है कि नहीं? तो 2 आपका सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, इसीलिए इसको बोलते हैं समअभाज्य संख्या। तो 2 जो है वो आपका समअभाज्य संख्या है। ठीक है, आपसे कोई बोलेगा मुन्ना कि बताओ कि और कोई 2 के अलावा और कोई ऐसी संख्या है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो आप बोलेगा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको कहीं भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगा जो सम भी होगा और अभाज्य भी होगा। यानी सम संख्या क्या होता है समझ में आ गया ना, अभी बताया था हम। देखो यहाँ पे सम संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या और कोई भी नहीं है, दो के अलावा वैसी कोई भी संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, बात खत्म। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं मुन्ना, नेक्स्ट जो संख्याओं का प्रकार है वो है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुन्ना। ये जब आपको सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन देगा ना कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, वहां पे सहअभाज्य संख्याओं का महत्व है, वहां पे सहअभाज्य संख्याओं का यूज है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सही समझिएगा। 8वां जो नंबर का प्रकार है मुन्ना वो है हमारा सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याओं को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ये क्या होता है सर? तो देखिए सहअभाज्य संख्याओं में हमेशा 2 संख्या आपको मिलेगा, वैसी 2 संख्याएं जिसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो, उसे ही बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे कि हमने बोला 2 और एक बोला 3। अब देखो मुन्ना 2 और 3 ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जिसका आप HCF निकालिएगा ना। अब देखिए HCF तो आपको निकालने आना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि क्लास 5th से ही लोग HCF निकालना सीख जाते हैं, 6th 7th 8th में आते है कि नहीं? तो ये 2 संख्या 2 और 3 इनका जब HCF आप निकालिएगा ना तो वो कितना होगा, 1 होगा। निकाल के देख लीजिएगा, नहीं तो निकाल के दिखा दे। देखो लगाओ HCF, ये बना रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, यानी भाग विधि से बनाओ। 2 एकम 2 घट के आएगा 1, फिर ये जाएगा 2 यहाँ पे, तो एक का पढ़ेंगे तो क्या 2 आएगा, 2 बार में तो 2 से 2 खत्म, यानी इसका HCF कितना आया 1। ये जो लास्ट जो हमारा डिवाइजर होता है ना मुन्ना, लास्ट जो हमारा भाजक होता है ना, उसी को बोलते हैं HCF। तो HCF इज इक्वल टू कितना हो गया 1, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इन दोनों संख्याओं को सहअभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि इन दोनों संख्याओं का HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया मुन्ना? कमेंट करके जरूर बताना यार। देखो संख्या है, जैसे और देखो एग्जांपल, जैसे कि हम ले लिए 11 और एक ले लिए 12, इसका तुम HCF निकाल के देख लो, 1 ही आएगा मुन्ना। जैसे हमने लिए 31 और एक ले लिया हमने 30, अब इनका HCF निकाल के देख लो, 1 ही आएगा। इसीलिए सभी के सभी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं है। बात खत्म। नेक्स्ट जो हमारा संख्या का प्रकार है मुन्ना 9वां, वो है हमारा जुड़वा भाज्य संख्या। क्या? जुड़वा। ये कहीं काम नहीं देगा, बस जान लो नॉलेज के लिए।
जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होता है मुन्ना, यानी ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो इसमें दो संख्याएं रहेंगी, इसमें भी दो संख्या रहेगा। तो देखो वैसी अभाज्य संख्याएं, आप देखो अभाज्य संख्या बोल रहे हैं, अभाज्य संख्या जैसे ही बोले समझ जाना कि वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, जैसे कि यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 आगे जाके 17 19 ये सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं। तो बोल रहा है कि वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच एक भाज्य संख्या हो। अब भाज्य संख्या बोले तो समझ में आना चाहिए, अच्छा 4 6 8 10 9 ये सारे के सारे भाज्य संख्या है। क्यों सर, क्योंकि ये एक से भी करता है, अपने आप से भी करता है और किसी अन्य संख्या से भी करता है, इसलिए भाज्य है। तो वैसी दो अभाज्य संख्याएं, वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिसके बीच में एक भाज्य संख्या हो उसे ही बोलेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जैसे कि देखो देखिए आपका 29 और आपका क्या जी 31, 29 और 31 ये दोनों क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों सर, क्योंकि 29 एक से कटता है और अपने आप से और किसी से नहीं, 31 एक से और अपने आप से और किसी से नहीं, इसलिए दोनों तो अभाज्य संख्या है। और क्या इसके बीच में कोई भाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर यानी कंपोजिट नंबर है इसके बीच में। देखो एक 30 है, कौन है 30, 29 और 31 के बीच में एक संख्या है 30 जो कि भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब जो एक से कटे, अपने आप से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे। तो 30 एक से भी करता है, अपने आप से भी और किसी अन्य संख्या से भी करता है, जैसे 2 3 5 6 करता है कि नहीं करता 30। इसीलिए हम इन दोनों संख्याओं को बोलेंगे जुड़वा भाज्य संख्याएं, यानी ट्विन प्राइम नंबर्स। अच्छा इसका दूसरा डिफिनेशन भी मुन्ना आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिसका अंतर 2 हो, वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर कितना हो 2 हो। अब करके घटा के देखो इसके बीच का अंतर, 31 माइनस का 29 करो कितना आएगा 2 आएगा। जैसे और ले लेते हैं, जैसे हमने लिया एक हमने ले लिया 5 और एक ले लिया 7, ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं और इसके बीच का अंतर देख लो कितना है 7 माइनस का 5 बराबर कितना बचेगा 2। यानी वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर 1 हो, अच्छा जिसके बीच का अंतर 2 हो उसे क्या बोलेंगे जुड़वा भाज्य संख्याएं, यानी ट्विन प्राइम नंबर्स। बात समझ में आई होगी बिल्कुल, है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं मुन्ना वो है परिमेय, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुन्ना, बहुत ज़्यादा। खैर देखिए 10वां हमारा जो प्रकार है मुन्ना वो है परिमेय संख्या। रेशनल नंबर्स मीन्स परिमेय संख्याएं। ये परिमेय संख्याएं क्या होती है, देखो डिफिनेशन अभी हम नहीं लिखवा रहे मुन्ना, डिफिनेशन हम बार बार बता रहे हैं कि ये सारे चीज़ें जो हम बता रहे हैं यहाँ पे वो सारे चीज़ें आपको लास्ट में भी हम देंगे, वो सारे आप लोग वीडियो को रोक कर वहाँ पे सारी चीज़ें लिख लीजिएगा, ठीक है। तो समझिए परिमेय संख्याएं क्या होती है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q कहने का मतलब कि P और बटा में Q होना चाहिए, यानी भिन्न के रूप में हो, यानी अंश बटा हर होता है ना वही उस रूप का हो, और वहां पे P और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर से सुनना, परिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P व Q पूर्णांक संख्या हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर ना हो, उसे क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। समझिए जैसे कि हमने लिखा मुन्ना 4, अब बोलेगा कि 4 परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों सर, ये तो बट्टा के रूप में दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा, 4 बटा के 1 नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। ऊपर वाला देखो मुन्ना P है, नीचे वाला क्या होता है मुन्ना Q, तो P/Q के रूप में भी है, P व Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो बिल्कुल देखो 4 पूर्णांक संख्या नहीं है, 1 पूर्णांक संख्या नहीं है। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है वो पीछे मालूम होना चाहिए मुन्ना, क्योंकि हम तो बता ही दिए हैं। देखो पूर्णांक संख्या, यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं जो प्लस में भी हो माइनस में भी हो उसे क्या बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। प्लस वाली संख्याएं और माइनस वाली संख्याएं और साथ में 0 शामिल हो तो उन संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो ये आपका 4 प्लस में है और ये 1 भी क्या है प्लस में है, और ये दोनों पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल कंडीशन फुलफिल कर रहा है। और बोला था जो Q होता है ना, Q नीचे वाला जिसको हर बोलते हैं डिनोमिनेटर, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या जो 1 है ये 0 के बराबर है, आप 0 को 1 बोलिएगा और 1 को 0 बोलिएगा, बिल्कुल नहीं बोलिएगा। यानी 0 यानी 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 1 0 के बराबर नहीं है। तो बिल्कुल कंडीशन फुलफिल कर दिया मुन्ना ये 4 ने, इसलिए 4 भी परिमेय संख्या है। एक बार फिर से डिफिनेशन सुनो, इसको बढ़िया समझते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, तो वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, यानी जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो हमने लिखा -3/4, ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है सर। देखिए बट्टे के रूप में है, P है ये ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है Q,
पी व क्यू पूर्णांक संख्या होना चाहिए। देखो माइनस के 3 पूर्णांक संख्या नहीं है, हम बताया था कि माइनस के 3 पूर्णांक संख्या होता है कि नहीं होता है, और ये 4 भी पूर्णांक संख्या है, इसीलिए बिल्कुल कंडीशन फुलफिल कर दिया। बोला था क्यू जो है ना ये नीचे वाला यानी क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्या ये 4 अब 0 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। 4 को अब 0 बोलिएगा नहीं, इसीलिए ये क्या है, माइनस के 3/4 परिमेय संख्या है। जैसे 0.5 अंडर रूट में 25। अब देखिए जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है ना मुन्ना, वो आपका परिमेय संख्या होता है। अब जैसे 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल आपका होता है 5, और 5 को 5/1 के रूप में लिख सकते हैं ना। बिल्कुल, ऊपर वाला हो गया पी, नीचे वाला क्यू। पी और क्यू देखो दोनों पूर्णांक संख्या है, यानी 5 भी पूर्णांक संख्या और 1 भी पूर्णांक संख्या, और बोलता है कि क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो जो 1 है वो 0 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही परिमेय संख्या हो गया। कुछ भी जैसे 22/7 ये भी आपका परिमेय संख्या है कि नहीं? तो वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बात खत्म। दूसरा आता है मुन्ना हमारा अपरिमेय संख्याएं, यानी 11वां नंबर पे हमारा आता है अपरिमेय। देखो समझो मुन्ना, रेशनल नंबर क्या होता है हमने समझा, इरेशनल नंबर क्या होता है इसको भी हम लोग समझते हैं। देखो इरेशनल नंबर मतलब वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, यानी बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक संख्या होना चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कंडीशन तो बिल्कुल परिमेय वाला ही रहेगा अपरिमेय में, यानी अपरिमेय और परिमेय दोनों का कंडीशन तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, लेकिन कहा जिसे बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय, और जिसे बट्टा के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय। फिर समझिएगा, अपरिमेय संख्या क्या होता है मुन्ना, वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक संख्या हो और q 0 के बराबर नहीं हो। जैसे कि देखो, जैसे कि हमने बोला √11, इसको आप बट्टे के रूप में लिख सकते हो, यानी p/q के रूप में लिख सकते हो। आप बोलेगा हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है। चलो यहाँ तक तो बात बिल्कुल आपका भी सही है कि नहीं? √11/1 बिल्कुल पर ये बट्टे के रूप में हो गया, तो ये भी तो कंडीशन था कि जो p/q के रूप में जो लिख रहे हैं ना आप, वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो क्या ये √11 पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल नहीं है मुन्ना। अभी हम बताए थे आपको कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, बताए थे कि नहीं बताए थे? और उसमें आप लोग कहीं भी नहीं देखे होंगे कि रूट वाली संख्याएं आती है, नहीं ना? इसलिए क्या हो गया, इसलिए आपका √11 अपरिमेय संख्या हो गया, क्योंकि कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया, नहीं ना? देखो परिभाषा क्या बोल रहा था परिमेय संख्या का, कि वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जहां p और q यानी ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पूर्णांक संख्या हो। तो क्या यहाँ पे ये वाला √11 पूर्णांक संख्या है? नहीं, क्योंकि अंडर रूट में तो कभी भी संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है ना, होती है कभी कभी, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो पूर्णांक संख्या होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो पूर्णांक संख्या बिल्कुल नहीं होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे √11 अपरिमेय संख्या है मुन्ना, परिमेय नहीं है, क्योंकि इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक संख्या होना चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि √30, इसको भी हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं मुन्ना, क्यों? क्योंकि बट्टा के रूप में तो 1 लिख दीजिएगा, लेकिन क्या √30 परिमेय संख्या है? अंडर रूट का जो 30 है वो पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, और जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है ना मुन्ना, उसी को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसे परिमेय। जैसे कि देखो 25 था अंडर रूट में 64, अंडर रूट में 81, अंडर रूट 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, अंडर रूट 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो ये तो सारे परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो आपका अपरिमेय संख्या होता है, यानी इरेशनल नंबर होता है। समझ में आई बात यहाँ तक? जैसे कि आपका एक पाई हो गया, ये जो पाई है ना मुन्ना, ये भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। आपका पूछेगा कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है, और आपको दे देगा 4 माइनस के 3/4 0.5, और चौथा में दे देगा आपको पाई, तो क्या हो जाएगा पाई में टिक मार दीजिएगा। पाई जो है वो आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ में आई बात कि नहीं आई? आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं मुन्ना, और ये लास्ट है हमारा ब्रह्मा, 12 नंबर, यानी इसको बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्याएं, वास्तविक। अब अभी हम लोग पहुंचे हैं मुन्ना, जो हमारा चैप्टर था ना रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, उस पर अभी पहुंचे हैं। देखो रियल नंबर्स, अब ये क्या होती है सर? कुछ नहीं, वास्तविक संख्याएं वैसी संख्याएं या वैसी संख्याओं का समूह जिसमें परिमेय संख्याएं भी शामिल हो और अपरिमेय संख्याएं भी शामिल हो। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब दोनों को मिला देंगे ना, तो जो संख्याओं का समूह बनेगा ना नया वाला, उसी को बोलेंगे वास्तविक संख्याएं। समझा नहीं? कुछ भी मुन्ना, अपरिमेय संख्या क्या था?
ये √11, √30, ये सब अपरिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या क्या था 4 माइनस के 3/4, इसमें क्या है अपरिमेय संख्या है ना, अतिपरिमेय संख्या है ना 16, ये सारे के सारे परिमेय संख्या है कि नहीं। ETC यानी आदि ऐसे और भी हो सकते हैं बहुत सारे। वास्तविक संख्याएं क्या होती है सर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब आपस में मिला दीजिएगा तो वो वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। यानी सभी के सभी परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहेंगे, सभी के सभी अपरिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। बात खत्म। ये संख्याएं जो भी हम बताएं 12 के 12, ये सारे संख्याएं हम यहाँ पे लिख देते हैं और उन सभी संख्याओं को आप लोग विथ डिफिनेशन और एग्जाम्पल्स वो सारी चीजें आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी में, ठीक है। तो इसको रफ करके हम लिख देते हैं फटाफट, ठीक है, जल्दी से। तो मुन्ना जितनी भी संख्याएं हमने बोर्ड पर लिखी है इन सारी संख्याओं को तुम कॉपी कर लो। इसके बाद 60वां संख्याएं हम अभी लिखवाते हैं, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लो इसको फटाफट। चलो, तो आप लोग ये सारी संख्याओं कॉपी कर लिए होंगे, तो इसको थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से मुन्ना इन सभी संख्याओं को नोट कर लो, ठीक है, फटाफट। तो आई होप मुन्ना कि इन सभी 12 के 12 संख्याओं को आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें, आइए देखते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए मुन्ना, कभी कभी इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं क्लास 10th में MCQs के रूप में, ठीक है। तो देखो मुन्ना, ये सारे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 6 के 6, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं MCQs में, ठीक है। और बहुत ही सिंपल है समझना। देखो, आपसे जब बोलेगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, जैसे आपको बोल देगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अब देखो प्राकृत संख्या क्या होता है मालूम होना चाहिए। प्राकृत संख्या अभी हम आपको पढ़ाएं प्राकृत संख्या क्या होता है कि नहीं, जो 1 से शुरू हो कहाँ तक जाए, अनंत तक। यानी वैसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक, उसे बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। दूसरा आपका है, खैर समझो पहले इसको, बोल रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटेगा 2। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम 16, n की जगह क्या कर देगा 16, और बोलेगा कि प्रथम, जैसे बोलेगा छोटा पहले लेते हैं, आप बोलेगा कि प्रथम चार प्राकृत संख्याओं का योग बताओ कितना होगा निम्नलिखित में से, और आपको ऑप्शन दे देगा 4, उसमें से टिक लगाना होगा, सही है कि नहीं। आपसे बोलेगा कि प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, अब प्रथम 4 बोलेगा तो 1 2 3 4, प्रथम मतलब पहले से ना एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो 1 2 3 4, योग बोल रहा तो जोड़ दोगे, तो 1 और 2 कितना होता है 3, 3 और 3 6, 6 4 10, तो बिल्कुल 10 आ जाएगा, और 10 ऑप्शन मिलेगा तो टिक कर देना। तो बिल्कुल सिंपल है सर, कहा हम इतना फॉर्मूला याद करेंगे। तो देखो फार्मूला अभी के लिए नहीं है, फार्मूला जब यहाँ पे आपको बड़ी संख्या दे देगा, जैसे आपको बोल देगा कि 40, आप फार्मूला पे बिठा के देखते हैं आता है कि नहीं। देखो आपको बोला था कि प्रथम चार प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो लिखो n इंटू n प्लस 1 बटेगा 2 बराबर, n कितना था मुन्ना 4 बोला था ना, तो 4 इंटू 4 प्लस 1 बटेगा 2। अब देखो 4 के 4, 4 और 1 5, 5 लिखे, इंटू मतलब गुणे के चिन्ह होता था, गुना दिए बटेगा 2, 5 चौके 20 बटेगा 2, काटो कितना बार में 10 बार में,
देखो 10 आया कि नहीं आया, तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो आप कैसे भी जोड़ोगे तो 10 ही आएगा। तो सर इतना काल हम काम करने जाएंगे, इतना करना पड़ेगा मुन्ना। देखो कैसे, जैसे आपको बोल देता है ना कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, तो अब तुम प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या लिखते 1 से लेकर 40 तक है। अब 1 से लेकर तुम 40 तक लिखोगे, फिर उनको बारी बारी से जोड़ोगे, तो समझो कितना टाइम लग जाएगा, आधा घंटा इसमें टाइम लग जाएगा। उसलिए फॉर्मूला इसलिए यूज करते हैं n इंटू एन प्लस 1 बटेगा 2। ये देखो तुरंत हो जाएगा। n कितना बोला था 40 ना, तो 40 लिखो, इंटू फिर क्या था 40 प्लस का 1 बटेगा 2। करो 40 का 40, ये इंटू मतलब गुणा का चिन्ह होता है, 40 और 1 41 बटेगा 2। अब जोड़ो इसको, 40 और 41 कितना होता है 81 बटेगा 2, भागा तो इसमें कितना आ जाएगा 40.5, 40.5। देखो ऐसे तुरंत आ गया कि नहीं आ गया, आया कि नहीं आया तुरंत। तो ऐसे इसलिए फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला ये सारे के सारे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए एक आध और बता देते हैं। जैसे बोलेगा आपको कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब n की जगह बोलेगा आपको कि 5, कितने जी 5, यानी प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताओ कितना होता है। तो क्या होता है n+1। कैसे देखो, जैसे आपको बोल रहा है प्रथम 5 सम संख्या, तो पहले सम संख्या लिख देते हैं। सम संख्या क्या होता है 2 4 6 8 10 डॉट कहाँ तक इनफाइनाइट तक। अब आपको बोला कि प्रथम सम संख्याओं का औसत यानी एवरेज होता है। तो औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पहले नॉर्मली निकालते हैं सूत्र से नहीं। औसत बराबर फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का कुल योग, यानी संख्याओं को कुल क्या कर देंगे, सम कर देंगे, योग कर देंगे। करके देखो 5 सम संख्याओं को बोला है ना, 1 2 3 4 5, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटेगा कुल संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 को 5 लिख देंगे। अब जोड़ो इसको, 4 2 6 6 6 12 12 और कितना होता है 20 20 और 10 30, यानी 30 आ गया बटेगा 5, तो 6 5 30, तो 6 आ गया कि नहीं आ गया। अब तुम फॉर्मूला भी उठा के देख लो, प्रथम n सम संख्याओं का औसत बोल रहा था, तो क्या होता है n प्लस का 1। अब n कितना था 5 प्लस का 1 बराबर कितना आ गया 6। देखो 6 कितना जल्दी आ गया, और इसमें हमें कितना काम करना पड़ा था, है कि नहीं। और लेकिन इसमें और बोल रहा था कि 51, बोला कि प्रथम 51 सम संख्याओं का औसत बताओ क्या होगा। तो तुम 51 को सम संख्या लिखोगे, फिर उसको सबको बारी बारी से जोड़ोगे, फिर उसमें डिवाइड करोगे कॉमन से, है कि नहीं। तो कितना लंबा चल जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। और ऐसे फॉर्मूला से क्या होगा, प्रथम 51 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो लिखो n+1। अब n का वैल्यू कितना था 51, तो 51 लिखेंगे, प्लस कितना हो जाएगा 1, तो 1 लिख दो। तो 51 में कितना हो जाएगा, अच्छा बट्टा में कुछ और होता है नहीं, तो छोड़ दो नहीं। तो 51 और 1 52, यानी 52 आंसर हो जाएगा। यानी प्रथम 51 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 52। समझ आ गया। तो ये फॉर्मूला याद करने के क्या है जी फायदे हैं। तो ये सारे फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, और इसका यूज कैसे होता है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इन संख्याओं को थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में देखते हैं, ठीक है, थोड़ा डायग्राम चार्ट बनाकर एकदम थोड़ा शॉर्ट में और जल्दी से देखते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हमने देखा था मुन्ना, हमने देखा कि संख्याएं, तो देखो मुन्ना एक बार थोड़ा जल्दी से इसको दोहरान कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि संख्याएं नहीं, इसको बोलते हैं नंबर्स दो तरह के मुन्ना, यानी संख्याएं दो तरह के। पहला होता है वास्तविक, दूसरा होता है काल्पनिक। वास्तविक संख्याओं को भी वास्तविक संख्याओं को भी मुन्ना दो हिस्सों में बांटा गया है, पहला परिमेय और दूसरा अपरिमेय। परिमेय संख्याओं को हमने कितने हिस्सों में बांटा, 9 हिस्सों में बांटा। पहला प्राकृत, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, चौथा सम संख्या, पांचवा विषम संख्या, छठवां अभाज्य संख्या, और सातवां भाज्य संख्या, और आठवां सहभाज्य संख्या, और नौवां जुड़वा भाज्य संख्या। यानी नंबर्स को हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके से देख लिया है मुन्ना। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं संख्याओं का दशमलव प्रसार। संख्याओं का क्या देखने वाले हैं मुन्ना, दशमलव प्रसार। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं मुन्ना संख्याओं का दशमलव प्रसार। आ जाओ, थोड़ा सा लकीर खींच देते हैं, अलग थोड़ा दिखे। चलो देखो मुन्ना, अब हम लोग देखने वाले हैं संख्याओं का दशमलव प्रसार, यानी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर, तो हेडलाइन डाल लीजिए संख्याओं का दशमलव प्रसार। संख्याओं का दशमलव, संख्याओं का दशमलव प्रसार, संख्याओं का दशमलव प्रसार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मुन्ना डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स।
डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। तो देखते हैं संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने तरह के होते हैं। तो हम लिखेंगे पहले मुन्ना बीच में स्टार मार के दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, इसको बोलते हैं मुन्ना डेसिमल, डेसिमल डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन। तो दशमलव प्रसार दो तरह के होता है मुन्ना। पहला होता है हमारा शांत, शांत दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार दो तरह के मुन्ना, पहला होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। दशमलव प्रसार दो तरह के, पहला शांत और दूसरा अशांत, अशांत दशमलव प्रसार, ये हमारा दूसरा है। ठीक है, पहला हो गया शांत और दूसरा हो गया अशांत। इसको हम लोग बोलते हैं शांत, शांत को इंग्लिश बोलते हैं मुन्ना टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के मुन्ना, पहला शांत और दूसरा अशांत। पहला होता है हमारा टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए जो ये शांत दशमलव प्रसार है ना मुन्ना, शांत दशमलव प्रसार, जैसे कि देखो जैसे 0.456 कॉमा 3.89। देखो इसमें ना मुन्ना जो शांत दशमलव प्रसार होता है ना, उसमें दशमलव के बाद यानी डेसिमल के बाद कितने भी अंकों के बाद, 4 अंकों, 5 अंक, 7 अंक, 9 अंक, 10 अंक, 11 अंक, 12 अंक, 13 अंक, कितने भी अंकों के बाद हाँ, तो देखो मुन्ना दशमलव प्रसार दो तरह के, पहला शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। शांत दशमलव प्रसार मुन्ना जैसे कि 0.456, 3.89, ये शांत दशमलव प्रसार है। क्यों सर ये शांत दशमलव प्रसार क्यों है? क्योंकि देखो दशमलव के बाद ना ये संख्याएं जाना आगे चलना बंद हो गई है। यानी दशमलव के बाद यदि संख्याएं कुछ अंकों के बाद जाके रुक जाती है या खत्म हो जाती है तो उसे बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। लेकिन अशांत दशमलव प्रसार में क्या होता है? अशांत दशमलव प्रसार में संख्या दशमलव के बाद भी चलते रहता है, जैसे कि 1.343434 डॉट 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 कहाँ तक चलते रहेगा, जैसे कि 0.192003 कुछ भी ऐसा 3401 डॉट डॉट कहाँ तक चलता ही रहेगा। तो देखो शांत जो था उसमें तो दशमलव के बाद संख्याएं आगे चल के खत्म हो जा रही है, लेकिन अशांत जो है उसमें दशमलव के बाद संख्याएं क्या जी चलती ही जा रही है। शांत मतलब कुछ दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद संख्याएं खत्म हो जा रही है, लेकिन अशांत में दशमलव के बाद भी संख्याएं आगे चलती ही जा रही है, खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अब देखो अशांत दशमलव प्रसार मुन्ना तीन तरह के, अशांत दशमलव माफ कीजिएगा, अशांत दशमलव प्रसार दो तरह के। जो अशांत दशमलव प्रसार है जी वो दो तरह के हैं। अशांत दशमलव प्रसार दो तरह के, पहला होता है हमारा अशांत आवर्ती। देखो मुन्ना खैर हम इसका इंग्लिश नहीं लिखवाएंगे क्योंकि इंग्लिश लिखवाने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है कि नहीं तो कहिए तो लिखवा देते हैं, खैर लिखवा देते हैं। देखिए अशांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती पहला हमने देखा मुन्ना अशांत आवर्ती, दूसरा हमने देखा अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, और अशांत अनावर्ती को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। खैर ये नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे लिख देते हैं अशांत अनावर्ती। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। इसमें क्या होता है सर, देखिए एग्जांपल देके समझाते हैं आप लोगों को।
अशांत तो दोनों है, मतलब दशमलव के बाद तो दोनों को ही चलना है, चलते ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए समझिए, जैसे 1.434343 डॉट 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 क्या चलते जाएगा आगे, देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। लेकिन यदि दशमलव के बाद 0.123019 या कुछ भी 61 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो अगर दशमलव के बाद कोई संख्याएं एक अंक रिपीट करे, 2 अंक रिपीट करे, 3 अंक रिपीट करे, मतलब बार बार रिपीट कर रहा है, देखो 1.434343434343 चलते जा रहा है, तो इसको तो बोलेंगे अशांत तो है, दोनों ही अशांत है, लेकिन यह अशांत आवर्ती, क्योंकि दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट कर रही है, 3 4 अति 4 3 4 3 4 3 रिपीट कर रहा है ना। लेकिन अशांत अनावर्ती में क्या हो रहा है, दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट कर, मतलब संख्याएं तो आ रही है, लेकिन वो कोई स्पेशल, मतलब कोई खास जो संख्या है ना, वो बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे देखो 0.123013961, मतलब संख्याएं हमेशा दशमलव के बाद बदल बदल के आ रही है और कभी खत्म भी नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। क्या इसको बोलते हैं, अशांत अनावर्ती। तो बताओ मुन्ना, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया? फिर से एक बार देखो, संख्याओं का दशमलव प्रसार, हमने देखा कि दशमलव प्रसार दो तरह के, शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद संख्याएं 1 अंक 2 अंक या 3 अंक के बाद खत्म हो जा रही है, लेकिन अशांत दशमलव प्रसार में संख्याएं दशमलव के बाद हमेशा चलती ही जा रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। नेक्स्ट हमने देखा कि जो शांत दशमलव प्रसार है ना, वो दो तरह के होते हैं, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती में हमने देखा कि दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट तो कर रही है, लेकिन कोई खास संख्या, मतलब देखो 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 बार बार आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। लेकिन अशांत अनावर्ती में संख्याएं दशमलव के बाद तो आ रही है, लेकिन वो रिपीट नहीं कर रहा है बार बार। जैसे देखो दशमलव के बाद 0.123013961, मतलब संख्याएं हमेशा बदल बदल के आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। तो हमको लगता है कि मुन्ना कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा। खैर एक चीज़ और लिखना तो हम भूल गए, ये जो शांत दशमलव प्रसार होता है ना, ये होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जितने भी शांत दशमलव प्रसार होते हैं ना, वो सारे परिमेय संख्याएं होती है, लेकिन अशांत दशमलव प्रसार जो होता है ना, इसमें दो परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी, लेकिन ये जो अशांत आवर्ती है ना, ये होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। लेकिन ये जो अशांत अनावर्ती है, इसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखो जो शांत दशमलव प्रसार होता है मुन्ना, ये होता है परिमेय संख्या। क्यों सर? क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है कि नहीं। दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार, ये दो तरह के होते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो अशांत आवर्ती ये होता है परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आप लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 में पढ़े होंगे ना। तो ये वही संख्याएं होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा होता है शांत अनावर्ती, इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ तक बिल्कुल हमारी बात क्या जी क्लियर हो गया होगा। मतलब यहाँ तक सारे चीज़ें आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर ऐसा कोई भी चीज़ समझ में ना आए मुन्ना, तो कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट वाला जो वीडियो बनाएंगे ना, तो उसमें इन सारी चीज़ों को फिर हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। जो भी आप डाउट्स मुझसे पूछिएगा ना कमेंट्स बॉक्स में, वो सारे डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। तो चलिए, हमने देख लिया कि संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं मुन्ना, थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि स्टार मार के, हाँ। तो देखो मुन्ना बोल रहा है कि किसी भी संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m 2 के पावर n या 5 के पावर m या दोनों के गुणनफल के रूप का हो, जहां n व m ऋणोत्तर पूर्णांक हो। देखो समझते हैं इसको फिर बढ़िया से। अब बोल रहा है कि यदि किसी भी संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि उस संख्या का जो Q है ना, यानी जो हर है ना, वो 2 के पावर n
या 5 के पावर m का रूप का हो, या तो फिर इन दोनों के गुणनफल के रूप का हो, जहां n और जो m है ना वो कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक मीन्स जो भी हमारी धनात्मक संख्याएं होती है ना वो सारे के सारे ऋणोत्तर पूर्णांक कहलाते हैं। अब ऐसा मत सोचना तुम लोग कि ऋणोत्तर पूर्णांक तो ऋणात्मक संख्या है, ना ना ना। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब जो भी हमारे जितने भी धनात्मक पूर्णांक है ना वो सारे उसको बोलेंगे ऋणोत्तर पूर्णांक, और जितने भी हमारे ऋणात्मक संख्याएं हैं ना उसको हम लोग बोलेंगे धनेत्तर पूर्णांक। समझ में आया? उल्टा है मुन्ना, ये समझना बढ़िया से। देखो बोल रहा है कि किसी भी संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि उस संख्या का q 2 के पावर n या 5 के पावर m या दोनों के गुणनफल के रूप का हो, और जहां n और m क्या हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो। जैसे कि देखो समझो, कोई आपसे पूछेगा कि 5/6 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, तो आप बिना भागा किए, आप बिना डिवाइड किए ये बता सकते हैं कि 5/6 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो इसका जो दशमलव प्रसार है मुन्ना वो होगा अशांत। क्या होगा? अशांत। क्यों अशांत होगा सर? क्योंकि देखो ना, ऊपर वाला होता है p, नीचे वाला होता है q, और q का भाज्य गुणनखंड करो तो q का भाज्य गुणन करो, यानी 5 q हमारा क्या है 6, तो 6 का भाज्य गुणन करो 2, यहाँ पे आएगा 3, 3 से लगाएंगे तो 1, तो इसके भाज्य गुणन क्या आया 2 गुणा 3। तो बोल रहा था कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि q का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर m या दोनों के गुणनफल के रूप का हो। तो देखो तो यहाँ पे तो 2 के पावर n के मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 आ गया है कि नहीं। इसके पावर में अगर किसी भी संख्या के पावर में कुछ नहीं है तो 1 रहता है ना, तो 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, 5 आया है क्या? देखो तो खाली 2 के पावर n रहे या खाली 5 के पावर m रहे, या तो फिर इन दोनों के गुणनफल के रूप का रहे। लेकिन यहाँ पे 2 के पावर n तो है लेकिन 5 के पावर m नहीं है, ये कोई दूसरी संख्या आ गया है, तो फिर इसको हम बोलेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार वो शांत नहीं होगा। क्या होगा जी? अशांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत। ये हो जाएगा अशांत, क्योंकि q का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर n के रूप का नहीं है, या तो खाली 5 के पावर m का भी रूप का भी नहीं है, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के रूप का भी नहीं है, इसीलिए 5/6 का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, यानी अशांत होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 15/4। अब इसका दशमलव प्रसार बताओ शांत होगा क्या शांत? बिना भाग दिए, तो बिना भाग दिए आप बता सकते हैं कब इसका भाज्य गुणन करिए, यानी 4 का अभाज्य गुणन करिए तो 2 से लगाएंगे तो 2, 2 से लगाएंगे तो 1, तो क्या आया 2 गुणा 2, यानी 2 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2। तो देखो तो इसका जो 4 का जो भाज्य गुणनखंड है वो 2 के पावर 2 के रूप में आया, यानी 2 के पावर n का रूप का है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, यानी 15/4 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा मुन्ना? 7। सॉरी माफ़ करिएगा, थोड़ा थोड़ा लगता है कि वो हमारे जीभ जो है ना वो थोड़ा फिसलता है। देखो बोल रहा है कि 15/4 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो देखो इसका जो q है, यानी संख्या का q जो है, क्या ये 2 के पावर n या 5 के पावर m का रूप का है? अगर है तो शांत होगा, और नहीं है तो अशांत होगा। तो इसका जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 के पावर 2 आया था, जो कि 2 के पावर n का रूप का है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है मुन्ना, और इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो। आई होप मुन्ना कि तुमने ये सारी चीज़ों को नोट कर लिया हो कॉपी में। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। देखो मुन्ना, हम लोग देख रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को इंग्लिश में बोलते हैं मुन्ना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये कहता क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। आइए, बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है मुन्ना, ये तो हमने तुमको बहुत ही बढ़िया से बता दिया है कि नहीं। पूर्णांक संख्याएं 3 तरह के हमने बताया था, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक।
धनात्मक पूर्णांक मीन्स प्लस वाली संख्याएं। तो बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक, कितने, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय, अद्वितीय मीन्स यूनिक, ठीक है, नहीं अद्वितीय, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होती है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से क्या होगा, छोटा। जैसे मान लेते हैं, सपोज दैट, मान लेते हैं कि माना दो धनात्मक पूर्णांक बराबर 50 और 20। तो देखो मुन्ना, हमने माना कि दो धनात्मक पूर्णांक 50 और 20 है। हमने दो धनात्मक पूर्णांक 50 और 20 मान लिया, ठीक है। अब देखो 50 को तुम डिवाइड करो, 50 को तुम 20 से क्या करो, डिवाइड करो, यानी भाग लगाओ 50 में 20 से। तो 20 का 20, 20 दूनी 40, घटाओ इसको, कितना आएगा, 50 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। अब देखो इसमें भाग जाएगा अब और वापस से नहीं, क्योंकि जो आपका डिवाइजर है ना वो रिमाइंडर से क्या हो गया है, बड़ा, यानी आपका जो भाजक है वो शेषफल से क्या है, बड़ा है ना, इसलिए भाग इसमें नहीं जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे जब भाग नहीं जाएगा तो ये बोल रहा था कि जो ए है ना, ए क्या होता है मुन्ना, देखो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुन्ना भाजक, माफ कीजिएगा अगर भाज्य बोला गया होगा तो, इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, और इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम होगा पहले से ही, मुझे भी मालूम है, ठीक है। खैर देखिए, बोल रहा है मुन्ना बीच वाला होता है भाज्य, ये वाला होता है, लेफ्ट साइड वाला होता है भाजक, ये राइट साइड वाला क्या होता है, भागफल, और जो नीचे बच जाता है वो क्या होता है, शेषफल। भाजक को मुन्ना हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड, और भागफल को बोलते हैं कोसेंट, और जो हमारा शेषफल है उसको बोलते हैं इंग्लिश में रिमाइंडर। तो ये जो बीच में है ना मुन्ना, यही ना है आपका ए, ये जो बीच में है ना क्या है आपका, ए है, यानी ये आपका ए है, और जो आपने एक और संख्या माना था क्या, 20, ये आपका क्या है, बी है, और ये वाला आपका मुन्ना जी है, ये वाला आपका क्यू है, माफ कीजिएगा, ये वाला आपका क्या है, क्यू है, और ये आपका आर है, यानी रिमाइंडर। तो देखिए यही बोल रहा था कि जो ए है ना, ए कितना, ये 50, बोल रहा था कि 50 जो है ना वो बराबर है किसके, बी और क्यू प्लस में आर के। तो बी और क्यू किधर है, बी कितना है 20, यहाँ पे इंटू का सिंबल रहता है मुन्ना, यानी गुणा का सिंबल रहता है छिपा हुआ, तो गुणा का सिंबल दे दीजिए। 20 आपका क्या था, बी, क्यू आपका कितना है, क्यू यानी भागफल आपका है 2, और प्लस में क्या होता है, शेषफल यानी रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है आपका आर 10। अब इसके बराबर होता है, करके देख लो, देखो 50 बराबर 20 दूनी 40 और प्लस का 10, 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50, यानी 50 बराबर 50 हो गया कि नहीं हो गया मुन्ना। तो यही कह रहा था कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान होती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा लेकिन बी से क्या होगा, छोटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बोल रहा था कि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, मतलब उसके जैसा कोई नहीं होगा। जैसे देखो ये जो 50 और ये जो 20 है ना, इस जब हमने 50 में 20 से भागा किया ना तो ये फिक्स है मुन्ना, फिक्स है, तय है, निश्चित है कि नीचे 10 ही बचेगा, 10 के अलावा और कोई ऐसी संख्या है ही नहीं कि जो यहाँ पे नीचे बचे। और साथ में जब हमने 20 से 50 में भाग लगाया है ना तो ये फिक्स है कि यहाँ पे 2 ही आएगा, ये जो पूर्ण संख्या है ना 2, ये 2 ही आएगा, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आएगा। और अगर गलती से आ गया तो आपने भाग ही गलती बना दिया है कि नहीं। तो हमने देखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। एक पॉइंट और इसके नीचे लिख लेंगे, बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि इसी प्रमेयिका पर आधारित है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ना,
जिसको कलन विधि भी कहते हैं, वो इसी प्रमेयिका यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है। आप बोलिएगा सर ये एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, तो समझिए एल्गोरिथम क्या होता है। चाहे तो इसको आप लोग नोट ही कर लीजिए, ठीक है। तो देखो मुन्ना बोल रहा है कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित, सुपरिभाषित मतलब वो पहले से ही परिभाषित किया जा चुका है, उसको दोबारा परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। बोल रहा है कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों यानी स्टेप्स की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। बोल रहा है मुन्ना एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है, यानी तकनीक या तरीका प्रदान करता है। सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला मतलब सुपरिभाषित के मतलब होता है कि ऑलरेडी उसे किसी ने परिभाषित कर चुका है, आप बस उसको क्या करिए, दूसरे कथन को सिद्ध करने में काम में ले सकते हैं, ठीक है। यही होता है एल्गोरिथम। नेक्स्ट समझिए मुन्ना कि ये जो प्रमेय या प्रमेयिका होता है ना, ये जो प्रमेयिका आप देख रहे हैं या प्रमेय, ये होता क्या है सर, तो खैर इसको भी लिख लीजिए आप लोग कि प्रमेय या प्रमेयिका क्या होता है। देखो मुन्ना बोल रहा है कि प्रमेयिका या प्रमेय सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं। जो प्रमेयिका या प्रमेय जो होता है ना बच्चा, जो प्रमेयिका या प्रमेय होता है ना, वो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम लोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं, उसे ही प्रमेय या प्रमेयिका कहते हैं। तो चलिए यहाँ तक बातें, यहाँ तक ये सारी बातें आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक होता क्या है मुन्ना, आओ इसको समझते हैं थोड़ा सही से। तो एक बीच में ऐसे लकीर को ड्रॉ कर देते हैं ताकि अलग अलग चीज़ें अलग अलग दिखे, एक जैसा ना। तो देखिए मुन्ना नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, और ये पॉइंट लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और बच गया है बस, अंक गणित, अंक गणित की आधारभूत, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहता है मुन्ना, और इसको समझाते हैं बढ़िया से। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक, ये कहता क्या है। भरसक इसका नाम थोड़ा सा आपको देखने में लग रहा होगा कि भारी भरकम सा, लेकिन है इसका काम चूहा वाला। देखो आओ समझो, कहता है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को देखो मुन्ना बोल रहा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, कह रहा है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब ये क्या कह रहा है, इसको समझते हैं बढ़िया से। देखिए जैसे एग्जांपल समझते हैं, और एग्जांपल जैसे हम लेते हैं एक संख्या हम लेते हैं 40, ठीक है। अब 40 का भाज्य गुणन करो, पहले 40 का अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे तो 20, 2 से लगाएंगे तो 10, 2 से लगाएंगे तो 5, और 5 से लगाएंगे तो 1, ठीक है। अब देखो इसका भाज्य गुणन क्या आया, जब हमने इसका भाज्य गुणन किया तो भाज्य गुणनखंड आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। तो देखो ये एक भाज्य संख्या था 40, और इस भाज्य संख्या को हम इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिए। लिखे कि नहीं लिखे? तो वही बोल रहा था कि किसी भी भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या हो, उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल यानी गुणा के रूप में लिखा जा सकता है।
यहाँ तो बात समझ में आया। और बोल रहा था कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यानी आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय। मतलब समझो, देखो अगर इसी 40 को हम ऐसे कर देते, 40 को हम 5 से लगा देते तो क्या था, 8 5 40, फिर दूसरा लगाते, तो फिर दूसरा लगाएंगे तो 2 बार में, दूसरा लगाएंगे तो 1 बार में। अब देखो वापस से फिर क्या है, फिर से जो 40 है, 40 को अब क्या किए हैं, 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 के गुणनफल के रूप में लिख देंगे, नहीं लिख दिए हैं। अब देखो इसके आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है ये। इस भाज्य संख्या के लिए ना 5 2 2 2 इसके अलावे और कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं आ सकता है, मतलब कोई भी अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती है, ये अद्वितीय है इस 40 के लिए। और इसको थोड़ा सही से समझते, देखो जब हमने इस 40 का भाज्य गुणनखंड किया, 40 को हमने 2 से लगाया तो 20 बार में काटा, फिर 2 से लगाया तो 10 बार में, फिर 2 से लगाया तो 5 बार में, फिर 5 से लगाया तो 1 बार में। तो इस 40 का भाज्य गुणनखंड इस फॉर्मेट का आया। लेकिन इस बार हमने क्या किया, 5 से लगाया इसको तो 8 बार में, फिर 2 से लगाया तो 4 बार में, 2 से लगाया तो 2 बार में, 2 से लगाया तो 1 बार में। तो देखो फिर भी वही आया, 5 1 2 3, 3 को 2 आया। यहाँ पर भी देखो 1 2 3, 3 को 2 और एक क्या था, 5 था। यानी यही बोल रहा था कि यह गुणनखंडन, मतलब यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब कि इस 40 के लिए ना और कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आ सकता है, 5 और 2 और 3 को 2 के अलावा। समझ में आया। मतलब इसका जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा ना 40 का, कैसू लगा लीजिए आप, पहले 5 से लगा लीजिए या पहले 2 से लगा लीजिए, आपको हमेशा 3 को 2 और 1 को 5 देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और इसके अलावा कोई भी इसके स्थान पर संख्याएं देखने को नहीं मिलेगी। यही कहता है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। समझ में आया कि नहीं आया मुन्ना? ठीक है, आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा एक पॉइंट और बच गया है मुन्ना, लास्ट, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कह रहा है। हाँ तो देखो मुन्ना, बोल रहा है ये प्रमेय कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। देखो इसको समझते हैं। बोल रहा है ये प्रमेय कि P a² को यदि विभाजित करती है तो जो P है ना वो केवल a को भी विभाजित करेगी। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे कि बोल रहा था कि P एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जैसे कि हम ले लिए 3, और यदि जो P है और इसको हमने मान लिया 3, तो जो 3 है ना यदि किसी भी धनात्मक पूर्णांक यानी किसी भी a धनात्मक पूर्णांक के स्क्वायर को विभाजित करेगी, तो मान लेते हैं हम धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं 6, ठीक है, और 6 के वर्ग कर दिए, ठीक है, वर्ग बोल रहा था ना, तो 6 के हमने वर्ग कर दिया। अब देखो 6 का वर्ग कितना होता है, 36, और 3 के 3, तो जो 3 है वो 36 को विभाजित कर रहा है, जो बिल्कुल कर रहा है, कितना बार में, 12 तिया 36। तो जो ये 3 है ना वो केवल 6 को भी विभाजित करेगा, देख लो खाली 6 को विभाजित कर रहा है, 3 दूनी 6 कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बस यही ये प्रमेय कर रहा है और कुछ ज़्यादा नहीं। इस प्रमेय का यूज़ हम लोग करेंगे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने में। जैसे बोलता है ना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो वहां पे ये वाला प्रमेय को क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे। एक बार एक एग्जांपल से समझिए। जैसे बोल रहा था कि जो P है ना वो एक अभाज्य संख्या है, तो जैसे हम अभाज्य संख्या इस पर मान लेते हैं 5, ठीक है, अभी 5 हमने अभाज्य संख्या मान लिया, और बोला था कि जहां a जो है ना वो धनात्मक पूर्णांक है, तो एक हम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं 25, ठीक है। अब देखो बोल रहा कि यदि P किसी भी धनात्मक पूर्णांक यानी a के स्क्वायर का a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो हमने 25 के स्क्वायर कर देना है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 125, अरे माफ कीजिएगा 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। अब क्या ये 625 को ये 5 विभाजित करता है, बिल्कुल कर रहा है, काट के देखिए कितना बार में कटेगा, 5 एकम 5, ये 5 दूनी 10 और 2 यहाँ गया तो हो गया 25, यानी 5 5 25, यानी 125 बार में। तो जो ये 5 है ना वो केवल 25 को भी विभाजित करेगा, करके देख लीजिए, 5 से काटिए, 5 5 25, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यही ये प्रमेय कहता है कि यदि P a² को विभाजित करेगा ना, तो जो P है ना वो केवल a को भी विभाजित करेगा, बस बात इतनी सी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।